बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, अवाम में बेचैनी और हुकूमत की जानिब से इस पर बहुत से इजलास का होना और आज इस सिलसिले में प्लान ऑफ एक्शन का सामने आना, इसी हवाले से हमने रवा हफ्ते अपने शोज़ किए और आज इसी नुक्ते पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी राय में सियासी महाज तो अपनी जगह गर्म है और 16 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है, लेकिन जो आवाम के लिए इशू नंबर 1 है वो ये अशिया खुर्दनोश, जिसमें चीनी, आटा, सब्जियां, अंडे, चिकन का गोश्त, मटन, घी, इन तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं इसमें जो इजाफा हुआ है, इस हवाले से उनका तवज्जो यही है और फोकस भी यही रहता है एक आम आदमी का कि किसी तरीके से अपने और अपने अहलो अयाल के लिए 2 वक्त की रोटी को पूरा किया जाए। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा वज़ीर खुराक फ़खर इमाम साहब, वज़ीर पैदावार और सनत हमाद अज़हर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मौजूद थे और उन्होंने बताया, फ़खर इमाम साहब का कहना था कि गंदम की जो पैदावार है और जो कंजम्पशन है, जो हमारा इस्तेमाल है, ज़रूरत है, उसमें 1.7 मिलियन टन यानी 17 लाख टन का गैप आया था, जिसकी वजह से गंदम दरामद करने का बर वक्त फैसला किया गया और गंदम जो है वो अब आ गई है। जो दरामद शुदा गंदम है इसे तकसीम किया जाएगा। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज़ करने की भी बात हुई है। पंजाब की जानिब से भी अब डेली ज़्यादा रिलीज़ की जाएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान डेफिसिट सूबे हैं जो हमारी ज़रूरी अजनास है उसके हवाले से, बिलखसूस गंदम के हवाले से। लिहाजा अब जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में तेज़ी आएगी दरामद शुदा और मौजूद गंदम से, तो उसमें ये जो गैप आया था इसको पूरा किया जाएगा और इससे उनकी तवक्को ये है कि जो गंदम और आटे के महंगे निर्ख हैं, इन निर्खों में भी कमी वाक़या होगी। चीनी के हवाले से भी उनका यही कहना था कि जो चीनी की कंजम्पशन है और जो डिमांड है उस हवाले से भी जो गैप्स हैं उनको पूरा करके अब इसकी तकसीम की जा रही है और इसमें कीमतों में भी कमी वाक़या होगी। हक़ाइक़ क्या हैं और इस हवाले से जो है वो हुकूमत का क्या नुक्ता नज़र है, तो आज हमने इस जो शोज़ की उसमें मुख्तलिफ आरा सामने आई। आज हमने बहुत ही मौजूद शख्सियत को दावत दी है, वफाकी वज़ीर खुराक हैं सैयद फ़खर इमाम साहब। उनसे हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपके ज़हनों में जो बहुत से सवालात हैं उनके जवाबात उनके पास क्या हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद आएंगे तो वफाकी वज़ीर खुराक सैयद फ़खर इमाम साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद होंगे, उनसे हम एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। सीने का कैंसर लाइलाज मर्ज नहीं है। इब्तदाई तशखीस और स्क्रीनिंग के साथ साथ ग़िज़ाई तरतीब और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इस मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद फ़खर इमाम साहब ने, वफाकी वज़ीर खुराक हैं। आपका बहुत शुक्रिया फ़खर साहब, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्पेयरिंग योर टाइम। आज आपने प्रेशर भी किया, वो भी मैंने सारा सुना। मैं चाहूँगा कि हमारी जो गुफ्तगू है वो जो एक आम आदमी के जहन में सवालात उठते हैं, हम भी जब जाते हैं, आप भी हल्के की सियासत करते हैं, MNA बनकर आए हैं, इलेक्ट होकर आए हैं, वो जो सवालात हैं उनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक पस मंज़र भी है
اور فارمر بھی ہیں माशाल्लाह आप खुद से। सर ये बताएगा कि आज आप बता रहे थे कि जो गंदम की हमारी जो रसद और तलब है उसमें 1.7 मिलियन टन का फ़र्क था। एक तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि तखमीने जब लगाए जाते हैं तो क्या वो मैकेनिज़्म है जिसके तहत तखमीने लगाए जाते हैं, क्या दौरे जदीद और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं? और तलब और रसद को पूरा करने के लिए आपने कहा गंदम भी दरामद की जा रही है, इससे जो कीमतें हैं, जो 70 रुपए 75 रुपए किलो आटा मिल रहा है, कहीं पर 80 रुपए किलो आटा मिल रहा है, तो एक आम आदमी के जहन में सवाल है क्या जब ये गंदम दरामदशुदा आ जाएगी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो जो आटे के नरखों में कमी वाक़ई होगी? जी, बुनियादी तो यही सवाल है हर शहरी के जहन में कि ये जो हमारा एक खला था जी, जो हमारा एक हदफ था वो 27 मिलियन टन था और पैदावार जो हुई वो 25.25 यानी कि 17 साढ़े 17 लाख टन। आपने कहा इदाद शुमार का क्या तरीक़ाकार है? जी, वो क्रॉप सर्वे डिपार्टमेंट्स हर सूबे के हैं। अच्छा, और उन्होंने हर सूबे में अपने सैम्पलिंग करते हैं और मिसाल के तौर पंजाब के जो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं वो 5500 हैं, सिंध के तकरीबन 1100 हैं, बाकी सूबों के भी हैं, मुझे उनके फिगर्स नहीं पता। और वो फिर अपनी साथ साथ बवाई के बाद 2-3 मरतबा वो सर्वे करके और फिर तखमीना निकालते हैं। वो है असल में मेन रिपोर्टिंग का हमारा सिस्टम। और वो कहते हैं जी बड़ा साइंटिफिकली करते हैं और उसका अमूमन करीब करीब वो फिर ये फिगर्स भेजते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि एक इदारा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। वो जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो फिर हमें जो मुतलका वजारतें हैं उनको ये अपने इदाद शुमार भेजते हैं। तो वो हमारा सिस्टम है जो कि चल रहा है और मेरे ख़्याल में। और आप समझते मुनासिब सिस्टम है, सही तखमीने होते हैं? जी हाँ, मैंने उसको उस गहराई में अभी नहीं देखा क्योंकि कोविड की वजह से मैं सूबों में इतना जा नहीं सका, पर उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी आप आते हैं लाहौर तो वो मुझे इस पर पूरा एक प्रेजेंटेशन देंगे, तो उससे फिर हमें जो उनके फॉर्मुलेशन है, मैकेनिज़म्स हैं, उससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा कि इसमें आया कि यकीनन वो भी चाहते हैं कि इसमें बेहतरी हो क्योंकि इसी के ऊपर तो सारी प्लानिंग होती है मुल्क की भी। मिसाल के तौर पर जो हमारा इस वक्त जब ये हमारी असेसमेंट आई, हार्वेस्ट हो गई जी, उसके बाद असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट थी शुरू में, ठीक, और थोड़ी सी ज़्यादा थी 2-2.5 लाख टन। बाद में फिर जब फाइनल फिगर आया तो उन्होंने 75 जो था 52 उसका रिड्यूस कर दिया बाय 0.25, ओके, 15 से 17 पे आ गए। तो ये चलता है साथ, इतना ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं था कि उसमें इतना फ़र्क पड़ जाए। 25.5 से 25.25 है प्रोविजनल और फाइनल फिगर, ठीक है। बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट असल में 27 मिलियन टन के करीब, और वो जो तखमीना लगाया जाता है वो इस तरह के 115 किलो पर हेड कैलकुलेट किया जाता है, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, और वो फिर जो था वो 27 मिलियन टन के करीब है। अब शॉर्टेज हमने देखी कि थी उस वक्त शुरू में ही, पर क्योंकि वो पहले से चल रहा था, मुझे कलमदान सौंपा गया अप्रैल में, और उस वक्त ही फिर साथ कोविड भी आ गया तो कुछ ऐसे हालात रहे, पर हुकूमत ने असूल फौरी तौर फैसला किया था कि इम्पोर्ट होगी। फिर इम्पोर्ट के मैकेनिज़म्स, क्योंकि उसके ऊपर गंदम के ऊपर टैक्सेस थे, और ये भी इनकरेज किया कि प्राइवेट सेक्टर करना चाहता है वो करे, पब्लिक सेक्टर भी साथ। तो वो जब फैसले हो गए और जब ओवरऑल फैसला ये हुआ कि तकरीबन 18 लाख टन पब्लिक सेक्टर इंपोर्ट करेगी, और वो जो मेन एजेंसी है वो TCP ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक ऑटोनमस हमारा इदारा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उन्होंने भी फिर टेंडर्स फ्लोट किए और प्राइवेट सेक्टर ने भी साथ साथ किया। और प्राइवेट सेक्टर का तकरीबन जो उन्होंने अभी तक अपने हमें फिगर्स बताया, और ये उनको लाताद जितना भी लाना चाहते थे किया उन्होंने, क्या 10,90,000 टन के ये जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट हमारी जो है वो दरामदशुदा गंदम आ चुकी है? नहीं, सब नहीं आई, कुछ आई है, पर उससे पहले जो प्रोक्योरमेंट की हुकूमतों ने, जो हमारा बुनियाद है कि हमारे पास वो जो रिजर्व जिसे आप कह ले इन स्टॉक, वो कितना था उसका इन्होंने टारगेट रखा था 8.2 मिलियन।
वो 6.56 मिलियन हुआ, पर पिछले 10 साल में ये सेकंड हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट था, लेकिन फिर भी कम है एहदाफ से। जी, पर पिछले साल 4 मिलियन थी प्रोक्योर हुई। पिछले साल पंजाब ने 33 की थी, पास्को ने 7, सिंध ने कोई नहीं की, केपी ने ना, बलूचिस्तान ने। तो वो फिर एक प्रॉब्लम बन गया जब वो कीमतें चढ़ी उस वक्त। फिर पास्को से 4 लाख टन सिंध ने ली, पर इसलिए देखते हुए इस दफ़ा टारगेट ज़्यादा रखा था। फिर पंजाब ने ज़्यादा इंथुजियाज़म शो किया, उनका टारगेट 45 लाख टन था, 40 उन्हें फ़ौरन कर लिया। और फिर इन्होंने सिंध का टारगेट 14 था, उन्होंने 12.5 लाख टन किया। केपी क्योंकि डेफिसिट है उन्होंने कोई नहीं किया, और उनकी प्रोडक्शन भी डाउन थी जो उनके टारगेट थे। फिर बलूचिस्तान ने 90,000 टन किया, पास्को ने 12 लाख टन किया, तो ये बन जाता है टोटली 65 लाख टन, 6.5 मिलियन टन। फिर जब ये देखा कि यहाँ बहरान हो रहा है और एकदम कीमतें क्यों बढ़ी, एक मेजर रीज़न था पैरिटी प्राइस इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा थी, वरना तो पिछले आप देखते हैं कई सालों से यहाँ बहुत ज़्यादा सरप्लस वीट होती रही। एक्सपोर्ट भी करते रहे हम। जी हाँ, एक्सपोर्ट तो सब्सिडी दे के करते रहे, वैसे नहीं होती रही। वजह थी कि बाहर कीमत कम थी, हमारी ज़्यादा थी, तो फिर सब्सिडी से एक्सपोर्ट ही होती थी, और वो भी सरकार करती थी क्योंकि सरकार की प्रोक्योरमेंट टारगेट्स और एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी होता था। तो इसलिए इस मरतबा तो बिल्कुल बरक्स हुआ कि 1400 रुपये फार्मर्स के ख़रीदारी कर रहे थे हमारे सरकार या प्राइवेट सेक्टर, और इंटरनेशनल प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। पर चंद लोगों ने ज़्यादा जिन्होंने ख़रीदारी की, जैसे करते हैं हमारे जो मुनाफाखोर हम कहेंगे उनको, आम अल्फाज में। जी हाँ, अच्छा। और क्विक प्रॉफिट वाले लोग, विंडफॉल वाले, ठीक है। उन्होंने फिर 1900 पर कराची चंद दिन बाद बेची, और पेशावर में भी निस्बतन पंजाब में कम रेट रहा क्योंकि पंजाब में फरावानी थी ज़्यादा। और उसका फिर ये नतीजा हुआ कि ये जब 65 लाख टन आ गई तो पंजाब ने फैसला किया जुलाई में शुरू में कि हम रिलीज़ करेंगे, जो उन्होंने 40 लाख टन और 3 लाख टन पहले की थी, उन्होंने रिलीज़ किया 17,000 टन डेली, जो अब तक उन्होंने 14 लाख टन रिलीज़ कर चुके हैं एट ए सब्सिडाइज रेट ऑफ 1475 पर 40 kg, जिसमें उन्होंने सब्सिडी दी, और वो तकरीबन कहते हैं 5 अरब रुपए माहवार। तो 3 महीने गुजर चुके हैं, तो वो समझे तकरीबन 14-15 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे। फिर 14 लाख टन के बावजूद, और हुकूमत तो ये क्लेम करती है पंजाब की कि वो 840, 860, 20 रुपए का जो मिलता है आपको जी, पर उसके बावजूद चंद लोग कहते हैं, जैसे कि अगले दिन भी ये एक जगह गुफ्तगू हो रही थी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ उससे ज़्यादा है। जी, जो सरकारी नर्ख है उस पर तो फ़खर साहब कोई चीज़ बेचता ही नहीं है, सब उससे ऊपर की कीमत पे बेचते हैं। जी हाँ, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि वो एक मुनाफे की तरफ चले गया ना। ये तो आप बता रहे हैं, एक तो तलब और रसद है ना, उसकी वजह से आपने कहा आटा महंगा हुआ, और एक आपने कहा इंटरनेशनली उसकी प्राइस ज़्यादा थी। हमारी जो मैनेजमेंट है सप्लाई, तलब अगर तो नॉर्मल हालात होते तो शॉर्टेज कितनी थी हमारी, 10%, तो अमूमन होना ये चाहिए था कि आखिरी 30 दिन 365 दिन में कमी आनी चाहिए थी। फरवरी मार्च में पहले दिन क्यों खड़ी की, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा थी। उनको पता था कि अगर हम निकालते हैं तो 300-400-500 रुपए हमें मुनाफा मिलेगा, वरना अगर यहाँ बाहर ना होता तो फिर वो कोई भी ना ख़रीदता। उनको पता था कि यहाँ कहाँ हम बेचेंगे, लॉस पे कौन बेचता है या उसी कीमत पे। तो अब तो ये वो लोग हैं जिनको आप स्पेक्यूलेटर्स कह सकते हैं, जैसे भी हैं, जिनको हम होर्डर भी कह सकते हैं, और अल्फाज। ये कैसे मार्केट इतनी कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, उसकी वो उनका एक तरीका कार है, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनली इस कारोबार में हैं, और वो फिर बड़े तरीके से करते हैं कि हर वक्त तो उनको आप, क्योंकि वो एक जगह नहीं रखते होंगे ना, मुझे नहीं पता उनका क्या तरीका कार है, पर उनका एक है कारोबार में। उसमें कुछ फ्लावर मिल ओनर्स भी हो सकते हैं, कुछ और लोग भी। प्राइम मिनिस्टर साहब का बार बार ये अज़म है और उसका इरादा करते हैं कि इनकी कीमतों को कम लाएंगे, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो किस तरह कम लाई जाएंगी और कब तक ये कीमतें कम हो पाएंगी? पंजाब में तो निस्बतन कम हैं, और उसकी वजह ये रिलीज जो रिलीज आपने बताया जिसमें 14 लाख टन, यानी कि तकरीबन 5 लाख टन गंदम अभी तक रिलीज हो चुकी है एट अ सब्सिडाइज रेट ऑफ 1475, जो कि मार्केट से बहुत कम है। उससे पंजाब में काफ़ी हद तक नॉर्मल सी आई। परफेक्शन बिल्कुल नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ के ये नहीं पहुँची तो किया। पर उसके साथ अगले जो आने वाले हैं 6 माह, उसकी मैं ज़रा बात कर दूँ, क्योंकि आज 15 अक्टूबर है और हम 15 अप्रैल तक
इंतज़ाम किया हुआ है कि हमारे पास 50 लाख टन इस वक्त पब्लिक सेक्टर में ज़ख़ीरा है। अच्छा, और उसमें पंजाब के पास 29 है, पास्को के पास 6.5, सिंध के पास 12.5, केपी के पास और बलूचिस्तान के मिला के 1.5, तो तकरीबन ये 49-50 लाख टन मौजूद हमारी है रिक्वायरमेंट के लिए। नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट 1 मिलियन टन है पर मंथ, 6 मिलियन। और ये जो इंपोर्ट हो रही है उसमें से 2 लाख टन आ चुकी है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को मैं एक साइड पे रख रहा हूँ फिलहाल, और बाकी जो है जनवरी तक 17-18 लाख टन के ऑर्डर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 11,40,000 के हो चुके हैं, ज़्यादा टीसीपी में, और 1,80,000 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रशिया के साथ। तो अब 6,60,000 टन और ऑर्डर होने हैं जो कि जनवरी के एंड तक, और इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है चंद दिनों में ही वो टेंडर्स करके या G2G होगा या टीसीपी, उसको दूसरे जैसे नॉर्मल टेंडर्स होते हैं वो करके। हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, रशिया और यूक्रेन 2 ममालिक है जिनसे ये ज़्यादा गंदम आ रही है क्योंकि उनके पास वाफिर गंदम है। यूक्रेन के पास 40 मिलियन टन होती है फॉर सेलिंग टू द मार्केट, और रशिया के पास भी 38-39 मिलियन टन। उनकी सोचे कि कितनी उनकी कैपेसिटी आफ्टर मीटिंग देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, तो वो ये कर रहे हैं। खैर उनके और उनके हैं क्योंकि उनके पास जिस किस्म का अपना एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो इकॉनमी है, पर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि 1 मिलियन टन वो कैसे, मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ। डेली रिलीज जो होती है और होती रही है ट्रेडिशनली, अभी तो पंजाब ने 17,000, वो 40,000 टन होती है, उसमें पंजाब 25,000 टन और सिंध 10,000 टन, केपी 4,000 टन, बलूचिस्तान 1,000 टन। वो 40,000 टन डेली बनता है 25 दिन ऑफ द मंथ। तो 40 को 25 से ज़रब दे 1 मिलियन टन। 6 माह, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल तक 6 मिलियन टन। 5 मौजूद, वो जब आ जाएगी 16-17 और, तो आपके पास 7 लाख टन वाफिर होगी पब्लिक सेक्टर में। इसके अलावा 7 लाख टन प्राइवेट सेक्टर ने जो कमिट किया हुआ है और उसके एलसीज एस्टैब्लिश्ड हैं, वो भी आ रही है साथ। तो जब होगी आपके पास सप्लाई ज़्यादा, ये इकोनॉमिक्स बुनियादी है, लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड डिटर्मिन्स द प्राइस, कीमत उससे होती है डिटर्मिन। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आप देखेंगे कि जब उनको, जिन्होंने वो ये किया स्पेकुलेशन, जब उनके, और ये हमने सारे फिगर्स आज तफसील में दिए और मैं उनको आपके सामने दोबारा पेश कर रहा हूँ कि जब उनको ये नज़र आएगा कि उन्होंने तो स्पेकुलेशन इसलिए किया हमने 1400 पे ख़रीद के जितना मुनाफा, तो जैसे ही आएगी उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी। और जो वो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, यकीनन उनको एहसास है कि आम शहरी के लिए वो इलेक्ट होकर आए ना, नॉट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, जो एलीट यूनिट्स के लिए तो नहीं आए, या वो लोग जो होर्डर्स हैं या इस किस्म का नाजायज़ कारोबार करते हैं। ये आपने मुझे बताया, ये थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, और फिर मैं थोड़ा सा आपसे जानूँगा, ये जो दालें हैं इनकी कीमतें में इतना क्यों महंगी हो गई? दाल मसूर 300 रुपए किलो, दाल माश 300 रुपए किलो, दाल चना 250 रुपए किलो। ये बताएगा फ़खर बाब साहब, हमारा तो ज़रई मुल्क है, ये यहीं उगती हैं, इनकी कीमतें क्यों आसमान से बातें कर रही हैं? ये देखें ना, ये फौरी तौर तो 4 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक ट्रेडिशन आ रही है पाकिस्तान कि हमारी जो दालें हैं उसका 60 to 70% तो चना होता है, ये बाकी दालें 30 to 40%, और ये सीजनल दालें होती हैं, कुछ खरीफ में मौसम में आती हैं, कुछ रबी में आती हैं, और इनका भी एक बहुत ज़्यादा वेदर, क्लाइमेट चेंज बहुत इसका अफेक्ट करता है। और ये जो चना है ये ज़्यादातर होता है थल इलाके में, जहाँ अगर बारिश हो गई तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर जाती है, ना हुई तो एकदम डाउन होता है। और फिर बदकिस्मती से हमारी कौम की कि 2 ये चीज़ों में हम बिल्कुल ही नहीं कामयाब हो सके, तमाम तर अदवार में मैं कहूँगा, ये और फिर एडिबल ऑयल। यस, एडिबल ऑयल, जी, उसमें तकरीबन $2.5 अरब का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें 85% 85 से 87% उसको हम इंपोर्ट, पहले ज़्यादा मलेशिया था अब इंडोनेशिया से, और वो भी हमें यहाँ करना चाहिए था। बड़ी इस पर एक्सपेरिमेंट हुई। दुनिया में लोग जो हैं, अमेरिका और ब्राज़ील ख़ास तौर पे सोयाबीन के मेजर एक्सपोर्टर्स हैं। हमने यहाँ 40 साल से सोयाबीन पे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए, कोई कामयाब नहीं हो। अब हमने नीश मार्केट शुरू किया ऑलिव ऑयल में, बट वो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए हमें
नए प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, नया हमें पैराडाइम बनाना पड़ेगा। बट वो ये होता है काश्तकार क्या करता है फैसला। हम कम्युनिस्ट कंट्री तो नहीं है कि ऑर्डर आया तो एकदम, वो चूज़ करता है कि कौन सा मैं फसल काश्त करूंगा खरीफ में और कौन सा मैं करूंगा। अब जो हमारे इदाद शुमार में ओवरऑल पिक्चर बताता हूँ हमारी ज़राअत की, जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स 5 हमारी मेजर क्रॉप्स हैं। गंदम नंबर 1, रबी अब जो फसल आने वाला है 36% वहाँ, बाकी आपकी कपास, धान, मकई और गन्ना ये 44% है। 80% तो ये 5 क्रॉप्स ले जाते हैं। उनमें 2 क्रॉप्स जो हैं मैं समझता हूँ निस्बतन उनका परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में बहुत बेहतर है दूसरों से। नंबर 1 धान, क्योंकि राइस की प्रोडक्शन हमारी 72 लाख टन है, जिसमें से निस्फ हमारी एक्सपोर्ट होती है। ठीक। एक इसमें इशू है, वो आज मैंने डिस्कस करता बासमती का, उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो इंडिया ने करवा ली थी और उसको हम कंटेस्ट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, वो कॉमर्स वाले आपको बहुत तफसील से जी वो एक इशू आया था। जी हाँ, वो अभी भी दोबारा आ गया। उसके अलावा बासमती और फिर ये जो दूसरा मोटा चावल जिसको हम कहते हैं, वो लॉन्ग ग्रेन राइस है, पर हमारी बासमती का जो अरोमा है, खुशबू है, वो कहीं दुनिया में नहीं आती। पर उसके अलावा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 2 से 2.5 अरब डॉलर की हम करते हैं। राइस, मकई, उसकी भी तकरीबन दुगनी होगी प्रोडक्शन पिछले 10 साल में। वजह एक, इम्पोर्टेड सीड जो यहाँ फौरी तौर पर अडेप्ट हो गया। हर सीड अडेप्ट फौरी तौर पर नहीं होता हमारे मौसमी और सॉइल के मुताबिकत से। ख़ास तौर पर कॉटन का अब सीड फ़ौरन तौर ले आया, कहीं भी वो नहीं हमने किया हमारे लोगों ने, ठीक, तो वो नहीं यहाँ फौरी, तो उसको लाकर यहाँ 2-3 साल एक्सपेरिमेंट में अडेप्टेबिलिटी करके, और कॉटन एक इशू बन रहा है दोबारा, उसके लिए शायद मैं एक आपसे प्रोग्राम वैसे ही करूँगा, आज नहीं, क्योंकि आज तो हम वीट पे कॉन्सेंट्रेट करें। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारा, और बाकी जो 20% है उसके ऊपर आपके ये फॉडर भी हैं, और हमारी एनिमल्स की तो ये है कि 61% GDP जो हमारी है ज़राअत की, वो लाइफ स्टॉक पे है। जिसमें बफलोज, काउज, भैंस, गाय, ये जिनको हम दुम्बा कहते हैं, शीप और लैम, बकरे, ये 4 हमारे मेजर हैं। और फिर मिल्क प्रोडक्शन में हम बहुत आगे चले गए हैं, 62 मिलियन टन। हम अपनी जो क्योंकि आपने कहा ज़्यादा हम फोकस गंदम पे, अपनी फी एकड़ पैदावार को भी हमें फार्मर को बेहतर कोई ज़राई तरीके बताएं। नेशनल एवरेज, बहुत आपने बुनियादी सवाल, नेशनल एवरेज हमारी अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं है जहाँ एवरेज की नेशनल 27 मन है, 27.5 मन है। अगर हम 1 मन भी पर एकड़, हमारी 22 मिलियन एकड़ है टोटल एकड़ेज, 1 मन बढ़ाते 7-7.5 लाख टन का इजाफा होता है। देखें ना, आज हमें जरूरत ही नहीं रशिया से लेने की। हम सिसक रहे हैं 16 और 17 लाख टन के लिए। और अगर हम 2-2.5 मन फी एकड़ कंट्री वाइड, ये नहीं कि चंद फार्मर्स, ओवरऑल एवरेज बढ़ा दें तो पूरा हो जाता है। और नई क्रॉप आने वाली है, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रिटिकल फैक्टर है, वो हमने डिस्कशन की है सूबों के साथ भी, अपने साथ भी, उसका भी एक फैसला इंशाल्लाह। तो सर अब ये टुवर्ड्स दी एंड में आपसे जानना चाहूँगा, इस तरफ भी ज़ाहिर बात है आपको 4 मंथ्स हुए और इसमें कोविड भी है, फिर क्लाइमेट चेंज भी है, टिड्डी दिल का भी अटैक है। टिड्डी बिल में जी उस पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाएगा कि किस तरह अपनी ज़रूरी पैदावार को, ज़रूरी अजनास को बढ़ाया जाए। हम ज़रूरी मुल्क हैं और ग़ज़ाई किल्लत तो मेरे ख्याल में ये होनी नहीं चाहिए। आपने जैसे खुद का 17-16 लाख टन के लिए रशिया यूक्रेन को देख रहे हैं, हमें तो मीटर दर मीटिंग रोज़ मीटिंग कि इसको ब्रिज कैसे, अगर प्रोडक्शन हो जाती है ये डिस्कशन ही ना हो। उस तरफ आप फोकस आपकी वजारत का होगा। हमारा तो टोटल फोकस है ऑन प्रोडक्शन। हम देख रहे हैं कि गंदम का जो बीज होगा 11 से 12 लाख टन की हमें जरूरत है कंट्री वाइड। उसमें जो सर्टिफाइड सीड है ये पहली दफा हम कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने जब ये इनसे कागज मांगे, किसी ने नहीं मांगे थे, मैंने कहा मुझे लोकेशन बताओ कि कहाँ पड़ा है सर्टिफाइड सीड। वो सारी हमारे पास डेटा आ गया, अमल करना है सूबों के जरिए। और सीड जो है गंदम का प्रैक्टिकल बात करें, वो सारा तकरीबन पंजाब के पास, उसमें से 4.5 लाख टन में से 50,000 टन पब्लिक सेक्टर के पास है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन। 4 लाख टन सर्टिफाइड एजेंसी हमारी है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, ठीक, फेडरल गवर्नमेंट की है। और उनके पास कागजात है, क्योंकि उन्होंने, उनके इंस्पेक्टर्स जाके इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद सर्टिफाई करते हैं, फिर वो कहते हैं ये सर्टिफाइड है। अगर किसी तरीके से वो सर्टिफाइड सीड, तो वो बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। और उसके साथ फिर और चीज़ें भी है, इनपुट्स हैं, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है कि DAP 1:3 का रेशो नहीं होना चाहिए 1:2, ये और बात है।
اس کے ساتھ پھر فنجسائڈ ہے، پیسٹیسائڈ ہے، پانی کس طرح دیا جاتا ہے، اور پھر ویٹ کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ بات کی بات ہے. پھر کلائمیٹ چینج از اگین اے ویری میجر ایشو. تو یہ فیکٹرز اگر صحیح چلے جائیں تو ہم پروڈکشن، یعنی میں کہتا کہ بہت بڑا جمپ ہوگا، پر انکریز اسی کی طرف ہمارا اس وقت فوکس. چلیے آپ کا یہ فوکس ہے، وی ہوپ کہ وی ہیو اے رائٹ پرسن ایٹ اے رائٹ پلیس کہ فخر امام صاحب جو ہے وہ ایک نئی ڈائمنشن دیں گے وزارت خوراک کو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کوشش کریں گے، اینڈ وی وش یو گڈ لک. فخر امام صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. ویور سید فخر امام صاحب فیڈرل منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو اقدامات اٹھائی گئی ہیں، اس سے آٹا چونکہ ان سے منسلک ہے، دالیں اور سبزیاں، چینی کا معاملہ جو ہے ہم کسی اور وزیر کے سامنے، حماد اظہر سامنے اٹھائیں گے. ان کی قیمتوں میں کتنی کمی واقع ہوگی، کیونکہ اس حکومت کو بہت سے ماہرین کی رائے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی، انفلیشن اور اکانومی کا ہے. اس حوالے سے گفتگو اب بریک کے بعد بھی بڑھائیں گے، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو سیاسی محاذ بھی ہمارا گرم ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ بڑے معروف تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. اکتوبر کا مہینہ ہر سال عالمی سطح پر بریسٹ کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. یہ مرض عام طور پہ خواتین میں پایا جاتا ہے. بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ کو سینے یا اس کے اطراف میں کوئی گلٹی یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے سے پہلے جو ملک میں اس وقت اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کی کمی کے لیے حکومتی اقدامات، پلاننگ، اس حوالے سے فخر امام صاحب گفتگو کرتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سیاست بالخصوص اکتوبر میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. 16 اکتوبر یعنی اب سے 2 دن بعد گجرانوالہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ ہے، اور پی ایم ایل این جو اس کی مین آرگنائزر ہے، ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی کا بھی وہاں فٹ پرنٹ ہے. قمر زمان کائرہ ان کے صدر ہیں شمالی پنجاب کے، اور ان کا تعلق بھی ساتھ لالا موسیٰ سے ہے. کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ جلسہ ہو گیا، حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلسے کر لیں، دھرنے دے دیں. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، لیکن ان کو این آر او نہیں ملے گا اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک کی سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامے پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. انہوں نے قبول کیا. ہمارے محترم ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں سہیل وڑائی صاحب. السلام علیکم سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. سہیل وڑائی صاحب بتائیے گا سر، یہ آج بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی کے ترجمانوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جلسے ہو جائیں، ریلیاں ہو جائیں، لانگ مارچ ہو جائیں، وہ این آر او نہیں دیں گے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ادھر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جنوری سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا مومنٹم بنے گا کہ دسمبر کا مہینہ حکومت نہیں دیکھ سکے گی. آپ کو ملک کی سیاسی منظرنامہ کیا بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ دونوں کے دعوے تو درست نہیں ہیں، اور نہ مجھے یہ کوئی حکومت دسمبر میں جاتی ہوئی لگتی ہے. لیکن بہرحال تصادم کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، کشیدگی بڑھے گی، سیاست کی فضا گرم ہوگی، اور جب سیاست کی فضا گرم ہوتی ہے، کشیدگی ہوتی ہے، تو اس کا اثر ملک کی معیشت پر بھی پڑتا ہے، ملک کی انتظامیہ پر بھی پڑتا ہے، ہر چیز ٹھپ ہو جاتی ہے. تو یہ جب جلسے جلوس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے حکومت کا نظام متاثر ہوگا، اور حکومت کو اور اپوزیشن دونوں کو میری تو ایڈوائس یہ ہوگی بطور ایک ڈیموکریٹ کے، پاکستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ اس کی بجائے کہ سڑکوں پر ہم اپنے معاملات طے کریں، پارلیمان کے اندر بیٹھ کر صلح صفائی کے ساتھ ملک کے بارے میں قانون سازی کریں اور کوئی راستہ نکالیں جس سے ملک آگے بڑھے. لیکن سہیل صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ میز پر ہی طے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان کافی خلیج ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان میں کافی کرائسس بھی آئے ہیں، اگرچہ پارلیمنٹ نے اہم فیصلے بھی کیے. جب
हमने देखा बालाकोट पे स्ट्राइक्स हुई जो कि भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में आया और फिर हमारी जानिब से बड़ा दंदान शिकन जवाब आया, उस पर इजलास भी हुए। वहाँ तो होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि तसादम नहीं होना चाहिए, वी आल्सो एग्री, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कह रहे हैं कि जी ये अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वो कह रहे हैं इनसे मुल्क नहीं चलता। तो ये जो है ये इनके पास वही आर्गूमेंट है और डिलीवरी इनकी अच्छी नहीं है। और अब तो नवाज शरीफ साहब ने लेजिटिमेसी और मौलाना फजल रहमान साहब इस हुकूमत की लेजिटिमेसी पे सवालात उठाते हैं। तो इतने बड़े ट्रस्ट डेफिसिट के पहाड़ के होते हुए कैसे आपस में मुज़ाकराती अमल में बैठ जाएंगे इकट्ठे? देखें, गुजारिश ये है कि अगर अंग्रेज़ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे बैठ गए थे तो ये तो सारे पाकिस्तानी हैं, इसी इलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट ना होते हुए भी लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और कई दफ़ा ये बैठे हैं, जैसे आपने ख़ुद मिसालें दी हैं कि इस तरह की पहले भी कई इश्यूज़ पे बैठे हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये नहीं बैठते तो फिर दूसरा रास्ता तसादम, जंग, बहाज़राई, कशमकश, जिससे इक़्तिसादियात तबाह होगी, जिससे समाजी हालात ख़राब होंगे, जिससे इंतज़ामिया का काम रुक जाएगा, ये फिर दूसरा रास्ता है। तो ये दूसरा रास्ता भी कोई मुस्तहसन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसको खुशी से कबूल कर लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि ना इमरान खान साहब की बात ये दुरुस्त मानी जा सकती है कि जी अपोजिशन सिर्फ NRO चाहती है। भाई अपोजिशन को भी वोट मिले हुए हैं, जिस तरह हुकूमत को वोट मिले हैं 52%, तो अगर इसी तरह अपोजिशन को भी 48 मिले होंगे तो आप 48 को मुल्क के हालात से मनफी तो नहीं कर सकते। इसी तरह अपोजिशन जब ये कहती है कि ये लेजिटिमेट नहीं है तो वो भी गलत है, क्योंकि इन्होंने उस पार्लियामेंट का हलफ उठाया है, उसकी वर्किंग में शरीक रहे हैं, तो इसलिए इनका ये दावा भी गलत है। तो जब दोनों के दावे भी गलत हैं और दोनों एक तरह से शरीके कार हैं इस सिस्टम में, तो उन्हें मिलकर चलने में फिर क्या आ रहा है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से आपकी क्या राय? आपने बहुत से अलायंसेस बनते हुए देखे हैं अपोजिशन के, और वो बनते भी हैं, मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, लेकिन एक कॉमन उनका एजेंडा आ जाता है। इससे मुख्तलिफ तज्जिए आ रहे हैं। क्या आपको PDM इंटैक्ट चलती हुई नज़र आ रही है? बहुत से तज्जिया निकार उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज फ्रंट फुट पे है, क्योंकि ज़रबत नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया सामने आया है, मौलाना फजल रहमान साहब ज़रा सख्त किस्म के बयान दे रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी गालिबन उतना आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत से तजिया निगारों का ख्याल है, आप इस राय से इत्तेफाक कर सकते हैं, खिलाफ कर सकते हैं, जितना ये दो पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। PDM आपको इंटैक्ट आगे चलती हुई नजर आ रही है सुहेल वड़ाई साहब? देखें, इत्तेहाद जो जितने भी बने हैं पाकिस्तान में, डेफिनेटली वो कोई बहुत पायदार नहीं होते, और वो इत्तेहाद होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के। हर पार्टी का एक अपना नज़रिया है। मसलन शायद पीपल्स पार्टी फ़ौरन रिज़ाइन के हक़ में ना हो, वो थोड़ा देर चाहेगी रिज़ाइन करना, नून लीग चाहेगी फ़ौरन रिज़ाइन कर दें। तो इस तरह के इख्तलाफात रहेंगे। JUI जो है वो भी कुछ उसके और मुतालबात होंगे और ख्वाहिशात होंगी, लेकिन सवाल तो यह है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा जो है उस पर तो उनका इत्तफाक है, और इसीलिए वो पहले जलसे में जा रहे हैं और मूवमेंट चला रहे हैं। तो बुनियादी बात तो ये है कि इस मामले में पढ़ने की बजाय हमें कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए कि जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, और हुकूमत हमेशा जो है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुज़ाकरात के लिए पहल करनी चाहिए। हुकूमत का ये रवैया कि जी ये सारे डाकू हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये जो एक राय सामने आ रही है, और गालिबन आज मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर की अपने तर्जुमानों के साथ, और उसमें जो खबरें आ रही हैं मीडिया के तवस्सुत से ही हमें मालूम हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा मैदान में उतर के। अगर ये जलसा करेंगे तो शायद हुकूमत की जानिब से भी जवाबी जलसा हो, और जो इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है उसका एक काउंटर नैरेटिव आएगा। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये अपोजिशन के लिए कितना क्रिटिकल है परसों का गुजरांवाला का जलसा? क्या बड़े शो करने में कामयाब हो पाएगी? आपका अक्सर मैं तजियात सुनता हूँ, आप कहते हैं नून लीग का वोट तो है लेकिन उनका वोटर मुतहरक नहीं होता। तो क्या नून लीग गुजरांवाला में जो उन्होंने चूज़ किया है, पहले क्वेटा था, पंजाब और सेंट्रल पंजाब में आए हैं, ये एक लिटमस टेस्ट होगा अपोजिशन के लिए कि ये गवर्नमेंट को शो कर सके कि उनके पास स्ट्रेंथ है? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने शायद अपने गढ़ का इंतखाब इसीलिए किया है। गुजरांवाला की सारी नशिस्तें तकरीबन एक के सिवा
मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। तो उन्होंने अपने गढ़ का इंतखाब इसीलिए किया है कि वह अपना पावर शो कर सकें और दिखा सकें कि उनके लोग बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पे जीटी रोड पे अगर आप देखेंगे कि लाहौर से अगर जुलूस जाता है या लाहौर से लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो वो बड़ा शो करने में कामयाब हो सकते हैं, कोई इसमें अमर बाने नहीं है। दूसरी बात जो आपने शुरू में की कि डेफिनेटली सियासी जवाब देने का पीटीआई को हक हासिल है, लेकिन थोड़ा ठंडा करके, क्योंकि जितना मैदान गर्म होगा उतना अपोजिशन को फ़ायदा होगा, उतने लोगों के जज्बात दोनों तरफ भड़केंगे और जज्बात भड़काना हुकूमत के फ़ायदे में नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि चंद दिन के बाद कोई और वेन्यू का इंतखाब करके वहाँ पे ज़रूर जलसा करें और अपना काउंटर नैरेटिव ज़रूर दें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें भी हक है सियासत करने का। लेकिन एक तो वो जगह उसका इंतखाब ना करें जहाँ पे पीडीएम पहले से जलसे कर रही है, ताकि आगे पीछे ना हो, लड़ाई का इम्कान जो है वो कम से कम हो। ये बताएगा सुहेल बड़े साहब, हुकूमत वक्त के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये जो अपोजिशन का इकट्ठ है या उनकी डिलीवरी? मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, मुईशत है, और लोगों का ये अपोजिशन का जलसे भी उसी का एक हिस्सा है कि अगर महंगाई होगी, लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा तो लोग बाहर निकलेंगे, और अगर हालात ठीक होंगे मुआशी, लोगों का चूल्हा चलता हो, तो कोई भी अपना घर छोड़ के बाहर नहीं निकलता, सड़कों पे आके कोई भी गोली लाठी नहीं खाता। लेकिन अगर चूल्हा ठंडा हो जाए तो फिर लोग बाहर निकलते हैं। सुहेल साहब, पीडीएम का बनना, एपीसी का होना, नवाज शरीफ साहब की तुंदो तेज तकरीर का हो जाना, टाइमिंग्स और ये कहना कि स्केड्यूल देना अपने जलसों का, और फिर जनवरी 2021 की टाइमिंग्स लॉन्ग मार्च के लिए, ये जो टाइम टेबल सामने आया, और सियासत में टाइमिंग्स बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, इस पर आपका क्या तबसरा है? हम अचानक ही इसमें काफ़ी ज़्यादा उबाल आया है और अब जनवरी की डेडलाइन मरियम साहबा दे रही हैं, जाहिर बात है वो तो पोस्टरिंग कर रही है। क्या सेनेट इलेक्शन हदफ है अपोजिशन का कि किसी तरह सेनेट इलेक्शन ना हो पाए? क्योंकि अगर सेनेट इलेक्शन हो जाता है तो पीटीआई जो कि कौमी असम्बली में तो वो उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मेजॉरिटी, लेकिन सेनेट में नंबर गेम में वो मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि जॉइंट सेशन बुला के फैटिव और दीगर लेजिस्लेशन करवाई गई। तो अपोजिशन इस वक्त सेनेट इलेक्शन को देख रही है? डेफिनेटली आपकी बिल्कुल सही तशखीस है। हम जैसे लोगों को तो सिवाय इसके कोई समझ नहीं आती कि सेनेट इलेक्शन ही हदफ है, और वो चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले पहले कुछ हो जाए, और चाहे वो नो कॉन्फिडेंस लेके आएँ या हुकूमत को का ख़ात्मा करें या जो भी वो करना चाहते हैं, तो वो उनका हदफ ये है। लेकिन इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है टाइमिंग की, जो शायद आपको और मुझे पता ना हो, कि उनको कोई उम्मीद हो, आपको तो जरूर पता होगी सुहेल साहब, आपको तो जरूर पता होगी, हमें पता नहीं होगी। आपने तो बड़ी बड़ी पेशन गोइयां भी आप कर लेते हैं सियासी। देखें, गुजारिश ये है कि एग्जैक्टली ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन टाइमिंग में कोई शक ज़रूर पड़ता है कि कोई ना कोई उनको कहीं से आस दिलाई गई है। अच्छा, तो मरियम साहबा का जो इंटरव्यू आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, वो तो उन्होंने बवांगे दौल कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पार्टी की उनकी बातों से तो हमने यही नतीजा खस किया कि नवाज शरीफ साहब की भी आशीर्वाद हासिल थी और उन्होंने कोशिश की, और शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि वो मुशावरत में बिलीव करते हैं और मुफाहमत जो है उसमें बिलीव करते हैं। लेकिन जब नताइज नहीं सामने आए तो फिर ये नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहबा का जो बयानी है इस वक्त बिल्कुल नून लीग जो है उसको फॉलो कर रही है। जो शहबाज शरीफ साहब की राय से भी मुत्तफिक लोग थे, अब वो भी इनकी सफ़ों में शामिल हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि नहीं, अभी भी कोई आस है, या ये जो सख्त गिर गुफ्तगू है वो उन्हें लगता है कि शायद अब कोई आस नहीं है? देखें, दुनिया में जितने मुफाहमत हो या मज़ामत हो, जारहियत हो या दिफाई अंदाज हो, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का ये है कि वो जो एक डेडलॉक है उनका और एस्टेब्लिशमेंट का वो टूटे। चुनाचे जारहियत का अंदाज़ हो या कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे वो मुफाहमत चाहते हो, मकसद उनका एक ही है कि किसी तरह वो डेडलॉक टूटे। अब पहले मुद्दा वो कोशिश कर रहे थे कि मुफाहमत से टूटे, वो नहीं टूटा, तो अब मेरा ख्याल है जारहियत से या मुज़ाहमत से वो उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन असल मकसद उनका उस डेडलॉक को तोड़ना है जो उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कायम है। ठीक, और इसी वजह से आप समझते हैं कि नवाज शरीफ
صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ان کا مقابلہ نہیں ہے، وہ ان کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھ رہے، وہ ان کے مطابق جو ان کو لائے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک ٹگ آف وار ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی جو آپ کا انالیسس ہے اسی کو نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو سائڈ پہ کر کے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیس آف کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، دونوں کا، حکومت اور جو اپوزیشن ہے یا پی ایم ایل این ہے، دونوں کا نقطہ نظر اور دونوں کی اسٹریٹجی بڑی دلچسپ ہے. اچھا. نون یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جب عمران خان کو اگنور کریں گے یا کہیں گے کہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ ان کو لانے والے ہیں، تو دراصل ان کو ہم کمزور کریں گے، ان کے موقف کو کمزور کریں گے، ان کو مائل با کرم کریں گے. اور اسی طرح جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ جو ان کو لانے والے ہیں وہ اور نون لیگ آمنے سامنے ہو. بیچ میں سے حکومت وہ کہتے ہیں ہم نے تو پرچہ بھی نہیں کرایا، ہم نے تو روک بھی نہیں رہے، ہم تو آزادی دے رہے ہیں. تو دونوں کی اسٹریٹجی بڑی دلچسپ ہے. جو کہتے ہیں وہ اصل میں کر نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے. اچھا، اب یہ ذرا بتائیے گا کہ چونکہ پی ڈی ایم میں ظاہر بات ہے ان کے سربراہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ جو کراؤڈ پولر ہیں اور اس وقت پی ایم ایل این کی مرکزی نائب صدر ہیں، اور لگ بھی رہا ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں جس طرح کہ ہم پوسٹرز دیکھ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو جلسہ گاہ میں تقریر ہوں گی، آپ کے خیال میں گجرانوالہ میں زیادہ اپیل مریم نواز صاحبہ کی ہوگی، جب 18 اکتوبر کو کراچی میں ہوگا تو بلاول صاحب کی ہوگی، فضل الرحمان صاحب بھی اسپیچ کریں گے؟ کون زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ یہ تو ایک بنچ آف لیڈرز ہیں اور ظاہر بات ہے اپنی اپنی ان کی فالوئنگ بھی ہے. درست ہے آپ کی بات. لاہور گجرانوالہ میں مریم نواز لیڈ کریں گی، ڈومینیٹ کریں گی، اور کراچی میں شاید بلاول ڈومینیٹ کریں گے، اور پھر جب خیبر پختونخوا جائیں گے تو جے یو آئی ڈومینیٹ کرے گی. تو یہ اسی طرح ان کا جس طرح کے اتحاد میں ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شاید ذمہ داری بھی ہے. اپنے اپنے علاقوں میں سب جلسے کروائیں گے. مثلا یہ نون کروا رہی ہے تو شاید کراچی میں پیپلز پارٹی کروائے گی. جی جی. تو اسی طرح جو خیبر پختونخوا ہے اس میں جے یو آئی کرائے گی. تو یہ اسی طرح چلے گا. جی اچھا، یہ بتائے گا سہیل صاحب، شیخ رشید صاحب جو فیڈرل منسٹر فار ریلویز ہیں، اور ظاہر بات ہے پولیٹکس پہ ان کے بیانات آتے ہیں اور وہ ڈسکس بھی ہوتے ہیں، وہ تو پھر پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ 31 دسمبر تک جو ہے وہ جھاڑو پھر جائے گا، فروری تک معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور مارچ میں سینٹ الیکشن ہو جائے گا. وہ کہاں سے یہ کانفیڈنس ڈرا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ حکومت سے، ظاہر ہے حکومت تو یہی سوچتی ہے جو شیخ رشید صاحب سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہیں جو اس کے خلاف گواہی دیں. جتنی دیر تک کہ نواز شریف صاحب جو ان کو آس ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو ہمارے پاس تو کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ دسمبر یا جنوری میں حکومت کیسے گرے گی، کس طرح سے اتنی ملک کے اندر طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ حکومت گرنے کے امکانات ہو جائیں گے. ماسوائے اس کے کوئی خفیہ ایسی بات ہو جس کا ہمیں یا آپ کو پتہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب لندن سے تحریک اگر چلاتے ہیں، آپ کے خیال میں جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے بٹوین دا لیڈر اینڈ دا پبلک، وہ اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اگر براہ راست مخاطب ہوں اس کا ڈیفرنٹ امپیکٹ ہوتا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، اور ویڈیو لنک کے تھرو خطاب کریں تو شاید اس کا ڈیفرنٹ امپیکٹ ہوگا. لندن سے افیکٹولی چلا پائیں گے یا ان کو آنا چاہیے؟ جیسے گیلپ کا سروے بھی ہوا کہ جہاں پر لوگوں نے 39% نے ان کے بیانیوں کو مسترد کیا، 33% نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، 24% کا ملا جلا رجحان تھا. وہاں 78% لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو پاکستان آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. ان کا لندن میں بیٹھنا پی ایم ایل این کے لیے اور ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، یا پاکستان آئیں گے تو پھر ان کو زیادہ اٹھان ملے گی یہاں پہ؟ دیکھیں، پاکستان آتے ہی ظاہر ہے وہ جیل چلے جائیں گے، اور جیل کا ایک فائدہ سیاسی ورکر کو ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے جیل بھگت چکے ہیں، اور میرا خیال ہے جیل میں جتنی خاموشی انہوں نے رکھی انہیں شاید یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اب وہ جیل میں جائیں. اس لیے وہ باہر سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے، اور ظاہر ہے وہاں ذرا سیاسی آزادی بھی انہیں ہوگی جو کہ میسر ہے. دوسرا، انہوں نے اپنا ایک کلون بنا لیا ہے، اور وہ کلون جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. تو وہ اپنے کلون کے ذریعے سیاست کریں گے. جو جلسہ انہوں نے لیڈ کرنا تھا یا جلوس وہ لیڈ کرتے، وہ اس کرزمیٹک لیڈر اب مریم بھی بن چکی ہیں، وہ لیڈ کریں گی. تو شاید
उतना ही क्राउड या उससे भी ज़्यादा क्राउड पुल करेंगी जितना कि नवाज शरीफ खुद करते हैं। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब, सोहेल वड़ाई साहब, आसिफ जरदारी साहब की जानिब से उनकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन जो बयानात हैं कोई एज सच आ नहीं रहे। बिलावल भुट्टो साहब भी बयान दे देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। APC की जो मेज़बानी है वो तो पीपल्स पार्टी ने की थी, उसके बाद फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक नशरी इंटरव्यू आया जिसपे उन्होंने कहा वो एतबार नहीं करते। फिर आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा कि उन्होंने किसी की इमा पर ये बयान दिया होगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने माजरत भी कर ली। लेकिन मैं आपसे जानूँ कि आसिफ जरदारी साहब का आप कैसे देख रहे हैं? उनका बड़ा सियासत के बड़े, उन्हें कहा जाता है कि जावेद हाशमी साहब ने भी उनको कहा था कि इन्होंने PhD की हुई है। तो आप आसिफ जरदारी साहब को कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जो PDM है ये सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी मांग रहा है ये पीपल्स पार्टी से ही मांग रहा है। अच्छा, देखिए, नून लीग की कोई स्टेक नहीं है हुकूमत में, ना JUI की कोई स्टेक है। जो स्टेक इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी की है, उनके पास सिंध गवर्नमेंट है और ज़ाहिर है वो सिंध गवर्नमेंट उन्हें छोड़नी पड़ेगी जब रेजिग्नेशन देंगे। तो सबसे बड़ी कुर्बानी भी PDM के लिए अगर कोई देगा तो वो पीपल्स पार्टी देगी। और ज़ाहिर है उन्होंने ये सोच समझ कर देना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि क्या अगर फ़र्ज़ करें वो रिज़ाइन देते हैं तो क्या इसके बाद दोबारा जो अगला इलेक्शन होगा क्या वो इसमें सिंध में दोबारा मुंतखब हो सकेंगे या नहीं, क्या वो जितनी सीटें इस वक्त ले चुके हैं क्या इतनी भी ले सकेंगे या नहीं, या क्या सूरत हाल बनेगी। ये सारा उन्हें मेरा ख्याल है बड़ी संजीदगी से उन्होंने सोचा होगा या सोच रहे होंगे। बज़ाहिर वो यही कह रहे हैं कि हम वक्त आने पर रिज़ाइन दे देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी फिर पीपल्स पार्टी को ही देनी पड़ेगी और बाकी पार्टियों को के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है इस्तीफ़े देना। फाइनल कॉल पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होगी या आसिफ अली जरदारी साहब की होगी? मेरा ख्याल है दोनों मशवरा करते हैं और आसिफ जरदारी प्रवेल करते हैं मशवरे में। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आपकी क्या राय है? PDM की सरबराही उनको मिली है, वो इसको लीड कर पाएंगे? और पीपल्स पार्टी का वोटर क्या मौलाना फजल रहमान साहब को दिल से कबूलेगा? देखिए, ज़ाहिर है ये आम तौर पर ऐसे इत्तेहादों में बद एतमादी भी रहती है और अपने अपने लीडर को ऊंचा रखने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन मौलाना फजल रहमान का अब ट्रैक रिकॉर्ड MRD से लेके अब तक इतनी मुद्दत हो चुकी है। अब नाउ ही इज़ एन एस्टेब्लिश्ड लीडर और वो सिर्फ मजहबी रहनुमा नहीं हैं, सियासत के भी बादशाह हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में उनको कोई नहीं कहता कि ये मौलाना फजल रहमान आलम दीन है। डेरा इस्माइल ख़ान में उन्हें लिखा जाता है सियासत के बादशाह फजल रहमान। तो ये सियासत के बादशाह हैं, उन्हें मौका मिला है। अब पहले वो सिर्फ दीनी जमातों के इत्तेहाद के सरबराह रहे हैं, अब देखना यह है कि वो सियासी जमातों को किस तरह चलाते हैं। तो आपको ये महीना अक्टूबर में आप समझते हैं कि जो 16 अक्टूबर के बाद जज कर सकेंगे कि सियासत है, सियासी मास कितना गर्म हो रहा, ये जो जलसे हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश है असल देखना ये होगा जी, देखिए देखना ये होगा जलसे में, आप भी हम भी सब ये देखेंगे कि कारकुन तो आएंगे, क्या आम आदमी भी आएगा? यस, क्या टूटी हुई जूती वाला, फटे कपड़ों वाला, क्या जब जलसा गुजर जाएगा तो वहाँ बहुत सी जूतियाँ पड़ी हुई नज़र आएंगी, या लोग आम तौर पर बूट और ऐसे जूते पहने होंगे जो उतरते नहीं हैं? तो अगर हवाई चप्पलें पहने लोग नज़र आए तो आप समझेंगे कि अवामी तायीद और हमायत जो है वो लोगों को इन जलसों को हो गई। अगर ऐसा ना हुआ, आप जलसे के बाद बिल्कुल सफाई हुई, कोई टूटी हुई जूती ना मिली, तो फिर समझिए कि ये सिर्फ कारकुनों का जलसा था, इसमें आवाम नहीं आए। चले हम वी विल कीप अ टैब ऑन इट। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब हमसे गुफ्तगू करने का और अपना तजिया हमारे साथ शेयर करने का। व्यूअर्स, ये आज हमारा दो नुकाती शो था, एक जो इकोनॉमी से रिलेटेड बिलखसूस महंगाई और दूसरा पॉलिटिक्स के हवाले से। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये दोनों मामला जो क्या रुख इख्तियार करते हैं। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।